अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं और इसी की कंटिन्यूटी है। आज हमने डिस्कस करने हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स। तो इससे पहले कि हम डिफेक्ट्स डिस्कस करें, इसे हम रिव्यू कर लेते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। तो बेटा रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो प्रेजेंट किया था वो प्रेजेंट किया था एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे। यहाँ आपके बुक पे ये जो है पिक्चर दी गई है। मैंने नेट से एक और इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए पिक्चर निकाली है, ज़रा देखें, इसमें थोड़ी बेटर शायद आप अंडरस्टैंड कर सकें। किस तरह से स्क्रीन सेट हुई हुई है ये आपको शो करना चाह रही थी इस पिक्चर से। तो बेटा गोल्ड फॉइल को यूज़ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार किए गए थे और वो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स से। उस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल फॉल करके गोल्ड फॉइल पे और फिर उसके बिहेवियर देखा गया था कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो जो सपोज था वो ये किया जा रहा था कि सारे पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजर जाएंगे और सीधा ही गुजरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि कुछ पार्टिकल्स लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई थी और कुछ बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गए थे। तो फिर इसके बारे में इन्फ्रेंस कैसे किया गया था कि जो बिल्कुल बाउंस हो गए हैं वो हैं जी आपके उस एरिया से बाउंस हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, और जहाँ डिफ्लेक्शन हुई है वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन की वजह जो है सम चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिर उसमें से जो रिजल्ट्स थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड ने ये रिजल्ट्स डिराइव किए थे कि सेंटर जो है वो हैवी है, इसलिए वहाँ से पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, और उसके अलावा पॉजिटिव है, हार्ड है, डेंस है। तो इन सब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है एटम के स्ट्रक्चर को समझने में, और ये बातें कई जो है बिल्कुल सही है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। जो रिसेंट इसके ऊपर स्टडीज़ और रिसर्च हुई है उसने भी इन बातों को जो है सही कहा है, और ये बिल्कुल सही है, और इसकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो या तो एक्सप्लेन नहीं हुई थी या तो एक्सप्लेनेशन में उसमें खराबी थी। तो वो क्या खराबी थी वो आज हमने डिस्कस करने हैं, दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा डिफेक्ट डिस्कस करते हुए सबसे पहला डिफेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर देखें। इसमें आपको ये जो शो किया गया है पाथ, मतलब जिस तरह से रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। तो जो रिवॉल्विंग चीज़ है बेटा, जब भी वो रिवॉल्व करेगी या मूव करेगी तो दैट विल हैव सम एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो है मूविंग चीज़ की तो वो कॉज करती है चेंज ऑफ एनर्जी। अब ये चेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अगर होती है तो फॉर द टाइम बीइंग ये एनर्जी लूज होती जाए और कोई टाइम ऐसा आना चाहिए कि जब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो इससे फिर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो एटम तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं है, हमें पता है कि एटम जो है वो स्टेबल है। तो ये देखें, एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस and the atom would be unstable. We know that atoms are stable. तो ये है रदरफोर्ड का बेटा सपोज्ड मॉडल, जिसके अकॉर्डिंगली ये ब्लू बॉल से शो किया गया है पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये ग्रीन बॉल्स हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में, और इस रिवॉल्विंग के दौरान वो अपनी एनर्जी जो है फिर उन्हें लूज़ करनी चाहिए, और फिर लूज़ होते होते फिर एनर्जी का लॉस होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एटम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जबकि ऐसा नहीं होता, तो ये था पहला ड्रॉबैक रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। हाँ जी, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करता जो है इलेक्ट्रॉन, इसी के बारे में है इसका सेकंड पॉइंट। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट
energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed. अब continuous spectrum और line spectrum के बारे में बच्चों आपको नहीं पता, इसके लिए आप ज़रा गौर करें। क्या आपको रेनबो के बारे में पता है? रेनबो क्या चीज़ है? हाँ जी बेटा, रेनबो हम अक्सर बारिश के बाद आसमान पे नज़र आती हैं हमें कलरफुल सी लाइंस, तो उसे हम रेनबो कहते हैं। तो वो रेनबो कैसे बनती है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो हम सनलाइट हमें नज़र आती है, वाइट लाइट, वो असल में बनी हुई है डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स की। तो वो जब अपने वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती हैं तो उन वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली वो कलर, उस कलर की जो लाइट्स हैं वो इमिट होती हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये देखिए बेटा, स्पेक्ट्रम के को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाने के लिए पिक्चर निकाली है कि इस तरह से, ये देखें रेनबो कुछ इसी तरह से होती है। तो जो रेनबो है बेटा वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है कि जब भी लाइट सोर्स जो है उस गुजरती है एक प्रिज्म से, ठीक है, वो भी खास डिवाइस है, वो लाइट को उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर देता है, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है और इसे कह रहे हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये जो दूसरी तरफ है जो सिंगल लाइंस शो हो रही हैं डिफरेंट इंटरवल्स के बाद, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस बात को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कैसे किया गया है रिलेट बेटा, ये समझने वाली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं, एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है अगर अपने डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट होती है तो उसे इस तरह का कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। अगर तो वो कॉन्टीन्यूसली एटम कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो डेसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की मूविंग की वजह से। तो अब अगर बनना चाहिए था कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन और जो है बन रहा था वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम। जब एटम की जो रेडिएशंस को स्टडी किया गया तो वहाँ बन रहा था लाइन स्पेक्ट्रम। तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजिंग थी, और वो चेंजिंग क्या थी, कैसे थी, किस वक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हैं, इस बात को अभी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, और ये बात अभी मज़ीद एक्सप्लेन करने वाली थी। और जो रिसर्च होती है बेटा उसकी अच्छी बात ये होती है कि ये अगले आने वालों को काम करने के लिए कोई नया आइडिया देती है। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल में ये डिफेक्ट्स ज़रूर थे, लेकिन इसने बाकी साइंटिस्ट को इन चीज़ों के बारे में सोचने और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पे अर्ज किया। और वो चीज़ें ये थी, यहाँ पे ये देखें आपके बुक में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि ये साइंटिस्ट के ऑब्जेक्शंस तो थे, लेकिन यहाँ से इनिशिएट हुआ इन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, उनका आंसर ढूंढने के लिए नया रिसर्च। ठीक है, तो वो किस किस के बारे में था? वो एक तो ये कि एटम जो है किस तरह से स्टेबल है, ठीक है, और क्यों वो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है, इन बातों का आंसर जो था वो दूसरे साइंटिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की। और यही वजह है कि हम अब हमारे पास है एटम का स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट मॉडल हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो एटम का जो सही मॉडल है उसकी तरफ भी जाएंगे। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आती जाएंगी, थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन हम जब इनके बारे में बात करेंगे और इन्हें अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत इजी हैं। और होप फॉर गुड कि आपको इस सबकी बातें समझ आएँ एटम के बारे में, और एटम के पार्टिकल्स के बारे में, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो आज जो आपने दो नई चीज़ें सीखी हैं वो हैं एक तो स्पेक्ट्रम और दूसरा ये रेडिएशंस वाली बात, ठीक है। तो इसके बारे में आप मज़ीद रिसर्च करें, इसको गूगल करें, इसके बारे में पढ़ें, अपने टॉपिक के अलावा भी इसको पढ़ें। और इसके लिए मैं एनिमेशन का भी लिंक सर्च करती हूँ, वो भी आप पेश करूँगी, आप वो भी देखें, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन डिस्कशन सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।